उसके जब आपके टॉपिकल्स कंप्लीट हों तो फिर आप जो है ना वो ईयरली पेपर्स के ऊपर चले जाएं। तो इसमें ये है कि जो है ना 21 को आपका जो असेसमेंट लेंगे हम, तो उसमें से एक तो ये है यूनिट नंबर 2। अब एटम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ये मैं भी आपको दिखा देता हूँ। फिर एक मोल वाला यूनिट है, फिर एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, फिर केमिकल रिएक्शंस हैं, एसिड बेसिस साल्ट्स हैं, और फिर उसके बाद जो है ना ये लास्ट वाला आपका है जो कि एटीपी वाला जो है ना। ठीक है, कर ले जाए इसको। ठीक है जी, ये हैं आपके ना 1 2 3 4 5 6 है। तो जो इसमें से जो आप लोगों को जो सबसे इजी लगता है, मुझे बताएंगे कौन सा वाला सबसे इजी लगता है? कोई एक बताता है? सर सबसे सेकंड इजी वाला तो सर सबसे इजी है। सेकंड वाला जो है ना वो सबसे इजी है, आता है आपको। अब इसमें देखेंगे, अगर आप इसके सेकंड वाले के कंटेंट में चले जाएं, ये आ गया जी सेकंड वाला। सबसे पहले है, इसने लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिफरेंसेस। अब जब ये वो कहते हैं ना जी डिस्क्राइब, तो इसका मतलब होता है कि आपने ना ये इसकी सारी डिटेल आपको आनी चाहिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको, मेरा ख्याल है फर्स्ट लेसन में एक होमवर्क भी दिया था कि भाई कंपाउंड एंड मिक्सचर में ना आपने डिफरेंसेस जो है वो बुक से देख के लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो उधर हो गया था। अब आप आए, इसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड द पीरियोडिक टेबल। ये मेरा ख्याल है कि आपको शायद इजी लगता है, क्योंकि ये स्कूलों में सबसे पहले यही वाला चैप्टर जो है ना वो उसमें पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, तो इसमें से अगर हम देखें तो मैं तो इसको ऐसे कराता हूँ कि जैसे फ़र्ज़ करें ये एक एटम है, ये मैंने अभी जो है ना एक एटम को जो है ना उसका सिंबल जो है ना अपने से जो है वो रिप्रेजेंट किया है। फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 1123। दो इसमें चीज़ें हैं, एक ये वाली है और एक ये वाले, दो दो नंबर लिखे हुए हैं, तीसरा इसका जो है ना वो सिंबल लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जी ये जो एक स्मॉलर नंबर है, एक जो है ना वो बिगर नंबर है। ये जो स्मॉलर नंबर होता है ये हमें बताता है, इसको हम कहते हैं इसका एटॉमिक नंबर, या इसको हम कहते हैं इसका प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर ये इसका एटॉमिक नंबर भी है, यानी कि ये इसके एटम का नंबर है। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ना वो इस नंबर के ऊपर अरेंज होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसलिए इसकी प्लेस 1 है, हीलियम का 2 है तो उसकी प्लेस 2 है, और फिर उसके बाद लिथियम आ जाता है और सो ऑन। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन नंबर। ठीक है जी, अब ये जो नंबर है ये हमें बताता है कि इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और इस एटम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं। जैसे ये 11 है तो इसका मतलब है 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। अब आपको ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि एटम जो है ये न्यूट्रल पार्टिकल है। एक एक नंबर का ये क्वेश्चन वो पूछता है, तो ये आपको बेसिक आनी चाहिए कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसकी वजह ये है कि भाई इसके अंदर जो नेगेटिव पार्टिकल हैं और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं ना दे आर इक्वल। अच्छा, अब ये जो दूसरा जो नंबर है, ये जो बिगर नंबर जिससे कि आप कह सकते हैं, इसको हम मैस नंबर कहते हैं। मास नंबर कह लें, एटॉमिक मैस भी कहते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। ठीक है जी, अब इसमें ये जो जैसे जो प्रोटॉन नंबर है वो तो 11 है, मैस नंबर जो है ना वो 23 है। तो इसको मैस नंबर क्यों कहते हैं या एटॉमिक मैस क्यों कहते हैं?
एटम का मास, अब एटम के अंदर तो तीन तीन पार्टिकल है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। ठीक है जी, ये तीन पार्टिकल जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं इनके बारे में आप लोग पढ़ते हो। तो अब इसमें से कोई अगर जैसे कि ये जो लाइक मैथ नंबर है, ये है 23, यानी कि इस एटम में ये है 23। अब 23 का मतलब ये है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और बाकी कितने बच गए, 11 और 12, और 12 जो है ना वो न्यूट्रॉन है। यानी कि 11 और 12 23, यानी कि ये जो नंबर है ये टू टू पार्टिकल्स को शो करता है। न्यूक्लियॉन नंबर इसलिए कहते हैं कि ये जो 23 पार्टिकल हैं वो एटम के न्यूक्लियस में जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एटम के न्यूक्लियस से जो है ना वो मुराद ये है कि भाई अगर आप इसका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करते हैं तो जो सेंट्रल पार्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है उसके अंदर जो है ना इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन रखते हैं। जैसे इसमें 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन जो है ना वो 12 है, यानी कि ये इसका न्यूक्लियस है। और जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके पहले शेल में 2 आ गए, फिर इसके बाद जो है ना वो 8 आ गए और फिर इसमें टोटल 11 हैं, तो 2 8 और इसके बाद जो है ना वो 1 आ गए। ठीक है जी, ये इसका जो है ना इसका स्ट्रक्चर है। क्या आप में से कोई बताएगा, कोई भी बच्चा माइक ऑन कर सकता है कि अब देखें कि एटम के मतलब किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन एटम का जो मास है वो हम 23 को कह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम इंक्लूड नहीं कर रहे। इसकी क्या इसकी रीज़न है? क्योंकि उनका मैच ना होने के बराबर ही होता है। यानी कि इसमें अब दो दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ जो है ना वो आ गई, आपको पता होना चाहिए चार्ज। दूसरी जो चीज़ है वो मास का पता होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का अगर मास 1 है, न्यूट्रॉन का मास 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1/8040 टाइम है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि ये निगलिजिबल है, यानी कि ये यानी कि आलमोस्ट जो है ना ये काउंट नहीं होता, इतना जो है ना वो छोटा है, इतना जो है वो कम मास है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियस का जो मास है उसी को ही आप जो है ना वो एटॉमिक मास का भी नाम से जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर ये चीज़ आपको, मेरा ख्याल है कि अभी आप क्योंकि फ़ाइनल के स्टूडेंट हो तो वो आपको ये मेरा ख्याल है फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं उनकी आती है, यानी कि आप उनका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर वगैरह जो है मतलब बता सकते हो। अगर किसी को नहीं आता तो वो मुझे बता सकता है तो मैं उसको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। हाँ जी, सबको आती है? जी। यस सर। जैसे अभी एक एक एलिमेंट है फास्फोरस, इसका सिंबल है होता है 1531। तो अगर अनीस साहब मौजूद हैं तो वो प्लीज़ माइक ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि इसके अंदर फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? सर 15। हम्म 15। और प्रोटॉन कितने होंगे? 15। न्यूट्रॉन जो है ना वो 16 होंगे। ये हम 31 में से 15 को माइनस कर देते हैं। तो आप मुझे इसका ग्रुप नंबर बता सकते हैं? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर, और ये मेटल है कि नॉन मेटल है? सर ग्रुप नंबर का हमें ऐसे पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट शेल, जी वैलेंस शेल जिसे कहते हैं। अब इसमें टोटल जो है ना वो 15 है, तो इसका मतलब है कि 2 8 और 5। अब इसके लास्ट शेल में 5 हैं, तो आप इसको जो है ना इसका 5th ग्रुप नंबर कह सकते हैं। और पीरियड नंबर का कैसे पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स। अब इसमें टोटल कितने शेल हैं? ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसका मतलब 3 शेल हैं, तो इसका पीरियड नंबर जो है ना वो 3 होगा। यानी कि इसका पीरियड नंबर जो है ना वो 3 है। ठीक है जी।
अच्छा, अब इसके बाद जो है ना, ये मेटल है कि नॉन मेटल है। अगर कोई मेटल एटम हो तो इसका मीनिंग होता है कि भाई उसके लास्ट में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अगर ये नॉन मेटल हो तो उसका मीनिंग होता है कि उसके लास्ट में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल। तो इसके लास्ट शेल में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सो यू कैन से कि दिस इज़ नॉन मेटल। ठीक है जी। ये आप जो है ना जैसे कि इसमें अगर आप देखें तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। तो आप इसमें लिख सकते हैं 2 8 एंड 1। तो इसका मतलब है कि इसके लास्ट शेल में जो है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इसका फर्स्ट ग्रुप है। और इसमें क्योंकि 3 शेल हैं तो इसका जो है ना वो थर्ड पीरियड है। और इसके लास्ट में क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए जो है ना ये मेटल है। ठीक है जी। ये आप जो है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए लाजमी तौर पे मैं इसको रिकमेंड करता होता हूँ कि जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं ना, यानी कि जिनका प्रोटॉन नंबर 1 से लेके 20 तक है, यानी कि फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं, तो उनके आपको ना एटम्स बनाने चाहिए और उनके सामने जो है ना उनके आयन्स बनाने चाहिए। अब यानी कि एटम से अब जो न्यू जो टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है दैट इज़ आयन्स, आयन्स। अब ये आयन क्या क्या चीज़ है? अब ये जो आयन्स हैं, अब ये जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता है इसमें कुछ जो नोबल गैसेज जिसे कि आप कहते हो, ठीक है, इसकी ये जो है ना इसी की बेस के ऊपर सारी की सारी बॉन्डिंग वाला जो चैप्टर है। नोबल गैसेज से क्या मीनिंग है कि भाई ये जो ग्रुप 8 के जो एलिमेंट हैं, ग्रुप 8 के, तो इसमें हीलियम आ जाएगा, नियॉन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आ जाएंगे। अब इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं? इनको नोबल गैसेस क्यों कहते हैं कि क्योंकि इनके लास्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मैंने ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का वर्ड यूज़ किया है क्योंकि हीलियम में 2 होते हैं, नियॉन में 10 है, इसमें 18 है, तो इसमें आ जाएंगे 2 8, इसमें 2 8 8 आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ पे ना वो लिख देते हैं कि इनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हीलियम भी क्योंकि नोबल है, ठीक है, तो आप इसमें मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल जो है ना वो लिख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें इनको हम मोनोटॉमिक भी कहते हैं। मोनोटॉमिक का मतलब है कि ये एक एक एटम की शक्ल में रहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि ये अनरिएक्टिव है, यानी कि ये दूसरों से रिएक्ट नहीं करते, यानी कि ये कंपाउंड नहीं बनाते। ठीक है ना, ये डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स। अब यहाँ पे एक जो है ना वो न्यू टर्म और आई है, कंपाउंड। कंपाउंड का जो डेफिनेशन है उसमें ये है कि जो है ना लाइक केमिकल कम्बिनेशन ऑफ 2 or more than 2 डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे आपने अगर आपने सुनी है तो मैं इसमें दोबारा बता रहा हूँ कि 2 or more than 2 एंड देन जो है ना डिफरेंट का वर्ड भी यूज़ करना है, कि जिसमें आपको जो है ना वो ये बताएगा कि भाई डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम जो होंगे ना वो तो फिर जो है ना वो एलिमेंट ही रहेगा। तो ये नोबल गैसेस की कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोनोटॉमिक, अनरिएक्टिव, डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इनको वैसे इनर्ट भी कहते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, और जितनी भी हैं उसमें से आर्गन की परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा है। ये इस तरह इसकी आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर फिर जब हम यहाँ से ये शुरू करते हैं जी कि इनके लास्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है, तो इससे इनको क्या जो है ना वो हो रहा है कि ये अनरिएक्टिव है, यानी कि ये कंपाउंड नहीं बनाते, तो इसलिए हम इनको ना स्टेबल भी कहते हैं।
यानी कि इनकी जो एनर्जी लेवल है, या आप इनको कह लेते हैं कि ये स्टेबल है, कि एक्चुअली दे डोंट नीड कि ये जो है ना दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएं, कंपाउंड बनाएं या मालिक्यूल बनाएं। तो यहाँ से फिर आप जो है ना वो एक रूल शुरू करते हो कि अगर किसी भी एलिमेंट के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो, तो इसका मतलब है कि वो जो है ना वो स्टेबल है। अब ये जो लाइक स्टेबिलिटी है, जब ये गेन करते हैं तो ये बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएंगे। अब ये जो बॉन्ड है, ये आपके पास 2 टाइप का बॉन्ड आ जाएगा। एक एक जो बॉन्ड है वो आयनिक आ जाएगा, और एक जो है ना वो कोवैलेंट आ जाएगा। जो आयनिक है इसके अंदर जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे आयंस में, और जो कोवैलेंट है इसके अंदर जो एटम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे किस में, वो चेंज हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स में। यानी कि इसमें जब एटम अपने आप को स्टेबल करेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरों के साथ बॉन्ड बनाएंगे, केमिकल कम्बिनेशन करेंगे, तो जब आयनिक होगा ना, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर जो है ना वो आयन्स बनेंगे। अब आयन जो है ना वो दो तरह के बनेंगे, या वो पॉजिटिव आयन बनेंगे या वो नेगेटिव आयन बनेंगे। तो जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये हमेशा जो है ना वो मेटल्स बनाते हैं, यानी कि जो मेटल्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कि मेटल्स हमेशा जो है वो पॉजिटिव आयन में चेंज होंगे, और जो नॉन मेटल्स हैं वो नेगेटिव में चेंज होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना इसमें आपने देखा है कि भाई आयनिक और कोवैलेंट, फिर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। अब पॉजिटिव आयन क्योंकि आपने इलेक्ट्रोलिसिस भी पढ़ लिया हुआ है, तो आपने वो वहाँ पे देखा है कि ये जो है ना दे मूव टू कैथोड, जो कि नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसलिए आप जो है ना पॉजिटिव आयन को हम क्या कहते हैं, आप कैटाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ना कैथोड पे मूव करते हैं। जो नेगेटिव आयन है ये जो है ना वो मूव टू एनोड, तो इसलिए आप इनको जो है ना वो एन आयन भी कहते हैं। ये फिर आपको नेक्स्ट चैप्टर में जाके जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस में आपको कैटाइन एंड आयन का भी आता है, और सॉल्ट एनालिसिस में भी कैटाइन एंड आयन जो है ना वो आ जाते हैं। ठीक है जी। मेटल्स के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और नॉन मेटल के ऊपर जो है ना वो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये क्यों आता है? ठीक है, इसमें पहले इसको भी देख लें कि जैसे ये कोवैलेंट है तो इसमें मॉलिक्यूल्स बनते हैं कि इसमें ना दूसरी इसकी क्या शर्त है कि इसमें जब ये जो कोवैलेंट वाले हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ क्या होंगे कि ये नॉन मेटल एटम ज्वाइन होंगे, नॉन मेटल एटम जो है ना वो ज्वाइन होंगे। ये वाली चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, अब ये वाली गलती अब इस लेवल पे आके नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो फ़र्ज़ करें कि वो आपको कहता है कि इसका डॉट एंड क्रॉस बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो है ना वो शेयरिंग वाला बनाना है या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाला बनाना है। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन वाला जो है ना वो आयंस किस में बनेंगे कि मेटल में मेटल पॉजिटिव आयन बनाएंगे, और जो नॉन मेटल है वो नेगेटिव आयन बनाएंगे। यानी कि आप इसमें यानी कि ये भी लिख सकते हो कि भाई जब एक मेटल एटम बॉन्ड बनाएगा और एक नॉन मेटल बनाएगा, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मेटल जो हैं वो सिर्फ ग्रुप 1, 2 और 3 वाले हैं, नॉन मेटल में 4, 5, 6, 7 वाले आ जाएंगे। ठीक है ना जी। तो जब ये नॉन मेटल और नॉन मेटल होंगे तो इसमें जो है ना वो शेयरिंग का वर्ड यूज़ होगा। ठीक है ना। अब इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि मॉलिक्यूल का वर्ड आप आयनिक में यूज़ करोगे तो वो गलत कर देगा, उसके अंदर तो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, और अगर आयंस का वर्ड अगर कोवैलेंट वाले में यूज़ करोगे, ठीक है ना, इनको हम कोवैलेंट की फिर आगे से जाके टाइप्स देखते हैं। एक आपने इसकी टाइप पढ़ी है जिसे आप कहते हैं सिंपल मॉलिक्यूल।
सिंपल मॉलिक्यूल जो है ना वो आपने वो पढ़े हैं उसमें जैसे कि S1 में आपने पढ़े हैं, उसमें हाइड्रोजन आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपने इसमें से जो है ना वो जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूल भी पढ़े हैं, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, डायमंड और ग्रेफाइट। अब डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये आपने पढ़े हैं, ये हम कहते हैं कि ये जो है ना ये एलोट्रॉप्स है, ये एलोट्रॉप्स हैं किसकी, कार्बन की, यानी कि कार्बन की फिज़िकली जो है ना वो डिफरेंट जो है ना वो फॉर्म है, यानी केमिकली डायमंड का सिंबल भी सी है, ग्रेफाइट का भी सी है, लेकिन फिज़िकली ये जो है ना वो डिफरेंट है। इसी तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है ना ये एक कंपाउंड है। फिर आपको डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ जो कि सिलेबस में लिस्टेड हैं वो वाली आनी चाहिए। सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो है ना ये आपको इसका यानी कि आपको इनको लाइक बनाना भी आना चाहिए, डॉट एंड क्रॉस, और यानी कि एक आपको इनका डॉट एंड क्रॉस आना चाहिए, यानी कि दोनों दोनों मतलब दोनों तरह से, वैलेंस शेल वाला भी और कंप्लीट वाला भी। फिर इसके अलावा आपको इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आनी चाहिए, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो यानी कि डायमंड की भी, ग्रेफाइट की भी, आयनिक की भी, कोवलेंट वालों सिंपल मॉलिक्यूल की भी, ठीक है। और अभी क्योंकि आपने ऑर्गेनिक भी पढ़ ली है तो ऑर्गेनिक में आप जो है ना वो इसमें मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में भी पढ़ते हो। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे कि लाइक एडिशन वाले और कंडेंसेशन वाले, ठीक है ना। तो वो सारों के सारों में ना कोवलेंट बॉन्ड है, यानी कि ये जो लाइक कोवलेंट बॉन्ड है ये कहाँ कहाँ पे है, ठीक है, किस चैप्टर में है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो फिर आपको वो एट द स्पॉट जो है ना वो लाइक जब आप रिवाइज करते हो तो वो आनी चाहिए। तो मैं से जैसे मैं कह रहा था कि अभी फर्स्ट 20 जो एलिमेंट्स हैं ना, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, ठीक है, वो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। जो नोबल वाले हैं ना उनको लाइक निकाल के तो उनके आपको ना एटम और आयन बनाने आने चाहिए। तो ये आप लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। एक साइड पे जो है ना वो एटम लिख लें ऐसे, और एक साइड पे जो है ना वो आयन्स लिख लें। अब इसमें जैसे फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे चले मैं इधर यहाँ पे नाइट्रोजन का लिख लेता हूँ, अगर फ़र्ज़ करें। अब नाइट्रोजन का एटम है 714, ये एटम है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, प्रोटॉन कितने हैं, 7, न्यूट्रॉन भी 7 है। अब इलेक्ट्रॉन्स की अगर आप अरेंजमेंट लिख लें कि ये 2 5 है, तो इसका मतलब है कि ये 5 इसका ग्रुप नंबर होगा, ठीक है। सेकंड इसका पीरियड होगा और ये नॉन मेटल होगा। अब ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ना वो सारी आपको जो है ना वो फिंगर टिप पे इसकी सारी पता होनी चाहिए। अच्छा, जब इसका आयन बनेगा तो क्योंकि ये नॉन मेटल है तो नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ज़ाहिर है कि जी नॉन मेटल जो है ना वो गेन करेंगे। अब गेन करेंगे तो इसके लास्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अभी 5 है ना, तो ये कैसे स्टेबिलिटी कर सकता है, यानी कि नोबल गैस जैसा कैसे बन सकता है कि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये 5 है, ठीक है ना जी। तो ये क्या करेगा, किसी और एटम से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब ये गेन करेगा, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, N3-। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले 7 थे, इसका मतलब है 7 + 3 टोटल जो है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये इसका आयन है। और ये जो नंबर है ना 714 ये एज इट इज़ ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन नंबर जो है ना जब आयन बनाते हैं ना तो चेंज नहीं होता। प्रोटॉन इसका ना वो 7 का 7 ही रहेगा, न्यूट्रॉन जो है ना वो 7 का 7 ही रहेगा, ये यानी कि ना अनचेंज रहेगा। ओके, अब ये था इसका नाइट्रोजन का, आपको इसका जो है ना वो दोनों का आना चाहिए। अब किसी जो है ना मेटल का देख लें, जैसे फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे है एल्यूमिनियम। अब इसके पास 13 है, यानी कि ना 2, 8 एंड 3,
यानी कि इलेक्ट्रॉन इसके पास 13 है और प्रोटॉन इसके पास 13 है, न्यूट्रॉन इसके पास 14, यानी कि नेगेटिव इसके पास 13 है, पॉजिटिव भी 13 है। ये क्या है? एटम है। तो जब ये इसका आयन बनेगा तो इसका जो सिंबल है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। आप ऐसे भी लिखते हो Al3+, सिर्फ ऐसे लिख लोगे, या सम टाइम ऐसे भी लिख सकते हो कि ये 3+ है और 13 और 27 एज इट इज़ रहेगा। अब आपको इसके इलेक्ट्रॉन भी बताने आने चाहिए, प्रोटॉन भी बताने आने चाहिए और न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, पॉजिटिव है। अब ये जो 283 है, अब इसके पास दो कंडीशन थी, या ये 5 गेन कर लेता या ये 3 जो है ना वो किसी को दे देता। तो ये क्या करता है कि ये जो 3 है ये किसी को ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब आप ट्रांसफ़र का वर्ड यूज़ करेंगे तो आप लिखेंगे कम्प्लीटली ट्रांसफ़र टू सम अदर एटम, सम अदर नॉन मेटल। तो जब ये 3 दे देगा तो इसके पास 8 रह जाएंगे, यानी कि ये इसके लास्ट में 8 हो गए, ठीक है ना। तो टोटल इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो 10 हो गए, यानी कि 2 और 8। लेकिन ये क्या बन गया है? अब ये ना चार्ज पार्टिकल बन गया है, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके पास जो है ना वो 13 है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना अब 3 इसके इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं, यानी कि पॉजिटिव जो पार्टिकल है वो 13 है, नेगेटिव जो है ना वो 10 है, यानी कि पॉजिटिव 3 ज़्यादा हैं, तो इसलिए +3 का इसके ऊपर चार्ज आ गया। ठीक है जी, ये आप जो है ना फर्स्ट 20 की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये स्पेस ख़त्म होगी, मैं एक और कर देता हूँ ताकि वो इसमें आप जो है ना वो कर लें, क्लोरीन का कर लें। अब क्लोरीन का पीरियोडिक टेबल में देखें तो ऐसे लिखा हुआ होता है 1735.5, ठीक है ना जी। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17। प्रोटॉन कितने हैं? 17। यानी कि नेगेटिव जो पार्टिकल हैं वो 17 है, पॉजिटिव ये इसका क्या है? एटम है। यानी कि अब फिर आप इसके देखें इलेक्ट्रॉन 2, 8 और 7 है। अब इसके लास्ट शेल में 7 है, तो ये अपने आप को नोबल गैस जैसा कैसे करेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर ले। तो जब ये गेन कर लेगा किसी से तो ये फिर एटम नहीं रहेगा, बल्कि ये ना क्लोरीन का आयन बन जाएगा। अब क्लोरीन के आयन को हम क्या कहते हैं? क्लोराइड, ठीक है जी। तो ये इसका क्या है? ये इसका आयन है, आयन ऑफ क्लोरीन। तो सिंबल इसका बन जाएगा -1, क्योंकि इसने 1 यानी कि 1 नेगेटिव इसके पास एक्स्ट्रा, पहले जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल थे, अब इसने एक नेगेटिव एक्स्ट्रा किसी से गेन कर लिया, ठीक है। अब इसके लास्ट शेल में 2, 8, 8 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन इसके पास जो है ना वो 17 है। अब क्योंकि एक नेगेटिव ज़्यादा है तो वो इस वजह से इसके ऊपर -1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और -1 17 35 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये आप फर्स्ट 20 की कर लेंगे प्रैक्टिस। तो आप में से कोई एक बच्चा मुझे बता दे कि मैंने इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, प्रोटॉन लिखे हैं, तो इसमें से न्यूट्रॉन कितने होंगे? ये मैंने नहीं लिखे, मुझे ज़रा बता दें कि लाइक क्लोरीन के एटम में न्यूट्रॉन कितने हैं। कोई एक बच्चा माइक ऑन करके बता देना। सर 18 होते हैं। लेकिन इधर तो 35.5 है ना, तो न्यूट्रॉन जब निकालते हैं हाँ तो आधा न्यूट्रॉन तो नहीं होता ना सर। तो फिर ये कैसे होगा? फिर इसका क्या मीनिंग है? इसके सर फिर आइसोटोप, सारे आइसोटोप्स लिखेंगे फिर इसके। नहीं, हमने जो हमें जो है ना क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ना, तो हमने उसके हिसाब से लिखना होता है। तो यहाँ से जो है ना वो एटम से फिर आइसोटोप का कंसेप्ट आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि ये एक सैंपल है आपके पास, इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट एटम्स हैं, तो ये सारे एटम जो है ना वो सेम नहीं है। तो वो किस बेस के ऊपर जो है ना वो डिफ़र कर रहे हैं, तो हम कहते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट।
ये इसकी डेफिनेशन भी प्लीज़ जो है ना आइसोटोप की आपको दोबारा एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा कि एटम आर द सेम एलिमेंट विच हैव सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये इसकी आइसोटोप की डेफिनेशन आ जाएगी, क्योंकि एक्चुअली क्लोरीन के जो है ना वो दो हैं, एक 1735 वाला है और एक 1737 वाला है। यानी कि ये इसके दो तरह के एटम हैं जो कि इनके मास नंबर से जो है ना वो डिफ़र करते हैं। ठीक है ना जी। तो ये इसके जो मास नंबर डिफरेंट हैं, तो ये दोनों एटम को आपस में आइसोटोप कहते हैं। और किसी एलिमेंट के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं। ठीक है जी। आइसोटोप जो है ना वो डिफरेंट एलि और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट के आइसोटोप हों। तकरीबन 40 के करीब एलिमेंट है जिनके आइसोटोप हैं, बाकियों के नहीं है। ठीक है। आर्टिफिशियली वाली नहीं मैं बात कर रहा, ठीक है ना, कि जो नेचुरली जो है ना पाए जाते हैं। तो अब इसमें एटम आपने देखे, फिर आयन देखे, फिर मॉलिक्यूल देखे, और फिर अब आपको आइसोटोप का भी पता होना चाहिए। फिर यहाँ से हम जो है ना एक और टर्म जो है ना वो आइडेंटिफाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज। इसका क्या मतलब होता है कि आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज का क्या मतलब होता है, यानी कि कि आइसोटोपिक कितने अबंड परसेंट। हाँ, कि जैसे ये वाला जो आइसोटोप है 1735 वाला, ये कितने परसेंट जो है ना वो प्रेजेंट होता है, और 37 वाला कितने परसेंट प्रेजेंट होगा। हर एक एटम की परसेंटेज जो है ना वो मास स्पेक्ट्रोमीट्री से आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको ये जो परसेंटेज है ये हेल्प करेगी एटॉमिक मास से, यानी कि एक चीज़ है एटॉमिक मास, और उसके बाद एक होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी कि एटॉमिक मास से जो है ना रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए आपको यानी कि आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज का पता होना चाहिए। यानी कि आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज जो है वो हमें हेल्प करेगी इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो सारे आइसोटोप का मास जो है ना वो शो कर रहा होता है। मसलन जैसे कि जो 1735 वाला है ये 75% प्रेजेंट है, ये 25% प्रेजेंट है। ठीक है। फिर आप जो है ना आइसोटोपिक अबंडेंस परसेंटेज और रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट जो है ना करना सीखते हो। जैसे कि इसमें आप जो है ना वो 75% वाला है 37 और 25% 37 वाला है। ठीक है। 35 वाला जो है ना 75% है। तो इसकी हेल्प से जो है ना वो आप इसका निकालते हो तो ये 35.5 आता है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई जो क्लोरीन का हम लोग लिखते हैं ना 1735.5, तो ये एक्चुअली AR है, यानी कि रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर सिर्फ A लिखा हुआ है तो ये एटॉमिक मास है, तो AR का मीनिंग हो जाएगा कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ठीक है ना जी। ये आपको फिर इसके आइसोटोप की अबंडेंस परसेंटेज से इसको कैलकुलेट करना जो है ना वो आना चाहिए। अब इसमें ये आप देख लें कि जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है ना, यानी कि जैसे यहाँ पे 35 वाला 75 है, तो जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास आएगा वो उस आइसोटोप के नियरर होगा। तो ये इस तरह ना फिर आप एटम, आयन, मॉलिक्यूल, आइसोटोप में चले जाते हैं। ठीक है ना जी। अब इसमें देखें कि 2 से 3 तरह से वो पूछता है। एक सिंपल वो पूछ लेगा कि डायरेक्ट डॉट एंड क्रॉस जो है ना डायरेक्ट। तो आपको चाहिए कि आप ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटासियम, इनके ऊपर +1 चार्ज आता है। ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, इनके ऊपर +2 आता है। फिर ऐसे ही ग्रुप 7, इन सब के ऊपर -1 आता है। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड,
ग्रुप 6 वालों के ऊपर जो है ना वो 2+ आता है, और ग्रुप जो 5 वाले हैं उनके ऊपर जो है ना वो क्या आ जाएगा, -3। यानी कि ये -1, आप सिर्फ माइनस ही लिखें और 1 ना लिखें, -2 और 5 वालों के ऊपर। यानी कि आपको मोस्टली जो है ना ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 6 और ग्रुप 7 इनके दरमियान में जो है ना वो डॉट एंड क्रॉस पूछता है। लेकिन आइन जो है ना वो किसी और तरह से भी वो आपके जो है ना वो मतलब पूछ सकता है कि भाई कैसे है। तो अब उसमें से मोस्टली जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है जी, सोडियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ठीक है, या मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मोस्टली जो है ना इन्हीं में से ही जो है ना वो आपसे जो है ना पूछे जाते हैं। या अगर पोटासियम का कर लेगा, ठीक है, पोटासियम ऑक्साइड है, तो या पोटासियम सल्फाइड का पूछ लेगा। तो ये आपको ना इनके डॉट एंड क्रॉस बनाने आने चाहिए। जब आपने देखा कि एक मेटल एटम है, एक नॉन मेटल एटम है, तो ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे ना तो वो आइंस बनाएंगे, यानी कि पॉजिटिव मेटल और नेगेटिव। अब इसमें मैक्सिमम जो डिफ़िकल्टी है, जैसे फ़र्ज़ करेंगे वो कहता है जी कि भाई ना आपने मसलन फ़र्ज़ करें मैं जब बनाता हूँ लिथियम सल्फ़ाइड बनाना है, आपने इसमें पहले देख लिया कि ये लिथियम है, लिथियम में 3 7 है, सल्फ़र में 16 है। आप इनके कन्फिग्रेशन लिख लें कि ये 2 1 है, ये 2 8 6 है। फिर आप यहीं से डिसाइड कर लें कि भाई जो लिथियम है ये है ग्रुप 1 का, इसने जो है ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करना है। और ये जो सल्फाइड है, सल्फ़र है, ये ग्रुप 6 का है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होते हैं, ठीक है ना। 6 वालों के ऊपर हमेशा 2- आएगा। तो अब ये क्योंकि इसने दो गेन करने हैं, इसका मतलब है कि आप लिथियम के 2 आयन बनाएंगे, और सल्फ़र के इस तरह जो है ना, यानी कि ये जो 2 हैं, एक ये इसको देगा और एक इसको देगा। फिर इसके जब आपने इसको ये वाला डिसाइड कर लिया कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफ़र करेगा, कितने ये इसको गेन है, ताकि इनके लास्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हो जाए। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देगा तो अब इसके पास लास्ट में कितने रह गए, 2 सिर्फ रह गए हैं। तो आप 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे शो कर देंगे। लेकिन क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसलिए इसके ऊपर +1 का चार्ज है। सल्फ़र ने जो है ना वो इसके पहले जो है ना 6 है, तो पहले आप 6 क्रॉसेस लगा देंगे, क्योंकि डॉट एंड क्रॉस कहता है ना, डॉट एंड क्रॉस। तो वो डॉट जिसके लिए किएगा, क्रॉस यानी कि यूजुअली मेटल्स के लिए डॉट आता है और नॉन मेटल के लिए क्रॉसेस है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके पास आ गया, डॉट इस एटम से, और दूसरा इसके पास। अब इसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरह जो है ना आप ऐसे 2- इसको करके ये इसका जो है ना वो डॉट एंड क्रॉस बना देंगे। फिर इसके अलावा ना आप इसके साथ की भी बना सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये मैंने ना आपके लिए कुछ एग्जांपल में ये लिख दी हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं मैक्सिमम, और कल तक मुझे जो है ना वो दिखा भी सकते हैं। बाकी अगर आप टॉपिकल क्वेश्चन करेंगे तो उनके अंदर भी इसकी प्रैक्टिस जो है ना वो आपसे वो असेस कर लेगा। तो इसी तरह ना फिर जब सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, अब सिंपल मॉलिक्यूल्स में क्या है कि भाई आपको हाइड्रोजन का बनाना आना चाहिए, क्लोरीन का, फ्लोरीन का बनाना आना चाहिए। ये तो आसान है ना, क्लोरीन वाले ये हैं ग्रुप 7 के, हैं ना, ठीक है। तो ये यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अभी तो वो आयोडीन का भी पूछ लेता है, एस्टाटीन का भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑक्सीजन का आना चाहिए आपको, नाइट्रोजन का, वाटर का आना चाहिए, अमोनिया का आना चाहिए, मीथेन का आना चाहिए। और अभी क्योंकि आपने ऑर्गेनिक पढ़ ली है, ठीक है, तो मिथानोल का भी आना चाहिए। इवन आप जो है ना वो इथानोल का भी प्रैक्टिस करें। ऐसे ही इथेन का भी प्रैक्टिस करें, और इथीन की, इथाइन की,
ठीक है ना, इनकी भी प्रैक्टिस करें। ये जो है ना देखा गया कि जब ये वाले बनाते हैं ना, ये वाले ऑर्गेनिक वाले, तो इसमें बच्चे जो है ना ऑक्सीजन के लास्ट शेल में क्योंकि 6 होती हैं तो ये 2 शेयर कर रहा होता है, तो उसमें बच्चे जो है ना वो थोड़ी सी गलती करते हैं, ठीक है, कि वो ऑक्सीजन के सारे इलेक्ट्रॉन शो नहीं करते हैं। तो ये मैंने मैक्सिम, अच्छा फिर इसके अलावा ना एक और है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये भी लाजमी कीजिएगा, ठीक है। O3 का भी कर लीजिएगा, ठीक है, चलें O3 रहने दें। कार्बन डाइऑक्साइड तक जो है ना ये वाले मैक्सिमम जो है ना इन्हीं में से ही वो पूछते हैं। ये भी दो दो जो है ना 2 टाइप से वो पूछता है। एक वो पूछता है कि भाई आपको वो सारा का सारा स्ट्रक्चर खुद ड्रॉ करना होता है, और दूसरा जो है ना वो आजकल क्या कर रहा है कि वो आपको ना उनके ना शेल्स बना के दे देता है, तो आपने ना उसको फिल करना होता है, यानी कि स्ट्रक्चर आपको वो आलमोस्ट बना के दे देगा, तो आपने ना उनके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिल करने होते हैं। तो इस तरह जो है ना ये कोवलेंट वाला बन जाता है। आप में से अगर कोई मुझे बताएगा कि मैंने आपको कोवलेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका एक रूल लिखवाया था कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका आप जो है ना इजीली बना लेंगे, किसी को याद है वो क्या था रूल? हाँ जी, किसी को याद है कि जैसे नॉन मेटल, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख ली है, ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे फ्लोरीन का बनाना है। अब यहाँ पे कितने हैं इसके पास, मैंने देखा है कि 9 इलेक्ट्रॉन है। F2 है ना, इसका मतलब है कि दूसरा भी एटम जो है ना वो F है। इसकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी कि 2 7 है, तो फिर आप क्या देखते हैं इसमें कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, यानी कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। इसका मतलब है कि 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयरिंग पे जाएगा, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, अगर फ़र्ज़ करें कि नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जो है ना 1 है, तो कितने शेयरिंग जो है ना शेयरिंग पे जाएंगे, यानी कि जितनी इलेक्ट्रॉन की नीड है उतने ही शेयरिंग पे जाएंगे। अगर 1 की नीड है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे चले जाएंगे, अगर 2 की नीड है तो 2 शेयरिंग पे होंगे, अगर 3 की नीड है तो 3 शेयरिंग पे होंगे, 4 की नीड है तो 4 शेयर, यानी कि 4 के 4 जो है ना उसके शेयरिंग पे जाएंगे। ये मैंने आपको ना जब कोवलेंट बॉन्ड सिखाता हूँ ना तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब फ्लोरीन के क्योंकि F2 है ना, तो F2 का मतलब है कि दूसरा भी फ्लोरीन है, तो इसको 1 की ही नीड है, तो ये 1 शेयर करेगा। अब आप इसका जो है ना वो स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि जैसे आपने F बनाया, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयरिंग पे चला जाएगा, बाकी जो 6 है ना वो शेयरिंग में नहीं होंगे, ठीक है ना जी। अब आपने जो दूसरा इसका बनाया F, तो पहले वाले को आपने डॉट से शो कर दिया है तो दूसरे वाले को क्रॉस से शो कर दें, यानी कि टोटल इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 और 1 8 हो गए ना, 1 की नीड है। इसका मतलब है कि इसके 1 2 3 4 5 6 ये वाले जो है ना 6 शेयरिंग पे नहीं होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना इन 6 को भी पूरा करेंगे 8, और ये 2 और 6 इस तरह जो है ना ये दोनों साइड पे जो है ना रिवॉल्व करेंगे, और ये दोनों का जो है ना वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक है जी। जैसे इसके बाद आपने नेक्स्ट में जो सीखा था वो क्या सीखा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 16, तो O2 होता है ऑक्सीजन ना, तो इसका मतलब है कि दूसरा भी इसमें उसमें भी 8 ही होंगे, 2 6। तो अब यहाँ पे कितने की नीड है, इसको 6 और 2 8 होंगे, यानी कि इसने मैक्सिमम करने हैं ना, तो इसको इसकी 2 की नीड है। इसका मतलब है कि इसके शेयरिंग में 2 जाएंगे, तो इसके भी ये सेम। तो आप इसको ऑक्सीजन को ऐसे बना सकते हो कि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन अगर आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो अब इसमें क्या है कि 6 और 2 8 है, तो 2 इसके शेयरिंग पे आ गए,
बाकी कितने रह गए 4, वो शेयरिंग पे नहीं है। ठीक है, आपने इस तरह एक का शो कर दिया, तो ऐसे ही आप दूसरे को शो कर दें कि उसके भी लास्ट में 6 है, तो ये 2 इधर आ गए, 1 2 3 4। ठीक है ना। इस तरह जो है ना वो ऑक्सीजन का आप शो कर देंगे। ऐसे ही अगर आप फिर नाइट्रोजन में जाते हैं, N2 कैसे बनता है, इसके पास 7 है, 2 5, इसको 3 की नीड है, तो ये 3 यानी कि 3 ही शेयरिंग पे जाएंगे। तो आप ऐसे नाइट्रोजन का बना सकते हो, 1 2 3 शेयरिंग पे आ गए। दो जो है ना, यानी कि आपने वो सारे दिखाने होते हैं। ठीक है, जो जो इसका इनर वाला है वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन बॉन्डिंग क्योंकि सिर्फ वैलेंस शेल में है, ठीक है, तो मोस्टली जो है ना वो वैलेंस शेल का ही पूछ रहा होता है। तो इसमें जो दूसरा नाइट्रोजन होगा उसके पहले में 2 होंगे और फिर 1 2 3, और ये 2 शेयरिंग पे नहीं। अब इसके दरमियान में कितनी लाइन लगेंगी, 3 लाइन लिखेंगे इसको, N2 ही। ऑक्सीजन में कितनी लाइन लगेंगी, 2 लाइन लगेंगे, यानी कि O लिखा और O2 ही लिखेंगे इसका। 2 लाइन्स क्यों लगी हैं, क्योंकि इसके 1 और 1 2 पेयर है। इसमें जो है ना, इसमें 1 पेयर है, 2 पेयर है, 3 पेयर है। अगर एक ही पेयर होगा तो 1 लाइन, अगर 2 पेयर होंगे तो 2 लाइन, 3 पेयर होंगे तो 3 लाइन। इसके बाद जो है ना वो फिर आप जैसे मीथेन का बनाते हो। अब आप इसमें देखें कि भाई ये क्या बन रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप फिर मॉलिक्यूल्स की टाइप बता सकते हो कि मॉलिक्यूल मसलन मॉलिक्यूल की कितनी टाइप होगी, 2 टाइप्स। कौन कौन सी, कोई माइक ऑन करके बताएगा। मैक्रो मॉलिक्यूल्स और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। नहीं, अभी हम सिंपल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, तो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कितनी टाइप हो गई। एक को हम कहेंगे कि ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, कि इसमें 2 नॉन मेटल जो है ना, यानी कि 2 एटम हैं नॉन मेटल, सेम ही एलिमेंट के ज्वाइन हो रहे हैं, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, O3 हो गया, S8। ये सारे के सारे क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम जो है ना वो सेम के जो है ना वो आपस में बॉन्ड बना रहे हैं। तो जो दूसरी जो टाइप आएगी उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा नॉन मेटल ज्वाइन होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। जैसे कि फर्ज करें CH4 है, अब कार्बन एक अलग जो है ना एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग है, अमोनिया, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आ गए, ठीक है, मिथानॉल। अब इसमें जो है ना वो 3 डिफरेंट तरह के जो है ना वो एलिमेंट आ गए। तो इनको फिर हम जो है ना वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। इनके अंदर भी जो है, अब ये रूल जो है ना वो वही वाला है। जैसे अगर मैं यहाँ पे NH3 है, अगर मैं PCl3 बना दूँ, ठीक है ना, अब इसमें 2 हैं, एक आपके पास फास्फोरस है, एक आपके पास क्लोरीन है, एक इसके पास 1531 है, एक के पास 1735 है। अब आप इसमें से इनकी लिख लें 2 8 एंड 5, 2 8 एंड 7। अब इन्होंने 8 करने हैं, तो इसमें आप देख लें कि इसको कितने की नीड है, इसको 3 की नीड है, इसको कितने की नीड है, इसको 1 की नीड है। इसका मतलब है कि ये 3 शेयर करेगा, ये 1 शेयर करेगा जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब है कि ये 1 शेयर करेगा, इसके 7 है ना, 7 में से 1 शेयर करेगा, 6 जो है ना वो शेयरिंग बॉक्स में नहीं होंगे। इसके 5 में से 3 जो है ना शेयरिंग बॉक्स में होंगे, 2 जो है ना वो शेयरिंग बॉक्स में नहीं होंगे। इस तरह जो है ना वो अब आप इसका जो सेंट्रल एटम है वो बना लें, यानी कि P, और इसके लास्ट में कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5 है। अब इसके 5 है ना, तो इसको 3 की नीड, इसका मतलब है कि इसके इन 5 में से 3 जो है ना वो शेयरिंग वाले खाने में चले जाएंगे।
इसके 7 है, 1 की नीड है, तो सिर्फ शेयरिंग वाले खाने में ना ये 1 नहीं जाएगा, 6 जो है ना वो अनशेयर्ड रहेंगे। तो अब ये सी एल है, आप एक सी एल इधर लगा दें। अब सी एल नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ना, तो 2, 4 और 6 इधर हो गया, और ये 6, 2, थोड़ा सा और छोटा कर लो, 2, 4 और 6 हो गए। ठीक है ना जी, एक और सी एल लगा लें इधर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसको आप शो कैसे करेंगे, एक पी और सी एल, सी एल और सी एल। ठीक है ना जी, ये जो है ना आपको वो दोनों तरह से इसको शो करना आना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है, ये आप लाजमी बनाएं, मिथानॉल बनाएं। अच्छा, ये इसमें ना एक और चीज़ देखें कि ये जो आपने ऑर्गेनिक में भी अब सीख लिया है ना, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपको आता है CH और यहाँ पे Cl आ जाता है। अगर आपको इसका डॉट एंड क्रॉस बनाना पड़े, ठीक है, तो अगर आपको ये जो है ना इसका डिस्प्लेट स्ट्रक्चर बनाना आता है, तो ये जो 1 लाइन सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे अब 1, 2, 3 है, ठीक है, तो आप इसमें पहले 3 क्लोरीन बना लें, इसको ऐसे कर लें, Cl, Cl, Cl। अब फर्स्ट वाले क्लोरीन के साथ आप देखें कि 3 हाइड्रोजन हैं, तो 3 हाइड्रोजन आपने ऐसे अटैच कर दें। दरमियान वाले में 2 हैं, तो 2 अटैच कर दें। आखिर वाले में 2 हैं, तो 2 अटैच कर दी, और एक Cl है। ठीक है ना जी, अब आपने इसको मैंने Cl लिख दिया, ये C है, 3 यानी कि ना आपने C शो किए हैं, और Cl जो है ना वो लास्ट में है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि भाई इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जहाँ जहाँ पे शेयरिंग बन रहा है वहाँ पे 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दें। जहाँ जहाँ पे ये जो शेयरिंग बॉक्स बन रहा है, तो इस तरह जो है ना वो आप, लेकिन अब आपने इसके जो है ना वो हाइड्रोजन लिख दें, ये वाले सारे हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही शेयर करेगा। लेकिन अगर आप सी एल के लास्ट शेल में 7 होते हैं, एक आपने शेयरिंग वाला शो कर दिया है, बाकी अगर ये नहीं शो करेंगे कि जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, कि जो सी एल है इसके 6 जो है ना वो शेयरिंग में नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको जो है ना ऑर्गेनिक वालों को, अगर आपको ये डिस्प्ले स्ट्रक्चर भी आपने सीखे हैं, तो इस तरह इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही जो है ना वो ऑर्गेनिक वालों में, जैसे ये एक होता है अल्कोहल में, जैसे मैं एक बना देता हूँ CH3OH। अब आपको मसलन पता है कि जैसे ये C है और H3 ऐसे आ जाएंगे, आगे जो है ना O एंड H है। ठीक है ना जी, अब आपने क्या किया कि जो सेंट्रल लाइन है इसमें पहले आपने एक C बना दिया, फिर आपने O बना दिया, फिर आपने इसका जो है ना वो H लिख दिया। अब पहले वाले के साथ जो है ना वो 3 H हैं, एक H हो गया, 2 हो गया, ये 3 H लिख दिए। अब ये जो है ना CH3OH अब आपने पूरे करने हैं। अब हाइड्रोजन का क्योंकि एक एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहले तो आप ऐसे करें ना कि बॉक्सेस में ये शो कर दें 2-2 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 1, 2, क्योंकि ये सिंगल लाइन लगी हुई है। ठीक है ना, ये सारे आपने शो कर दिए। अब हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या इशू है, ये बच्चे अक्सर जो है ना छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन के पास टोटल 8 है, यानी कि 2, 6 है, यहाँ पे 2 की नीड है। 2 जो है ना वो शेयरिंग पे चले गए, ये 2 शेयरिंग पे आ गए हैं, तो बाकी 6 में से 4 जो है ना वो नहीं शेयर हुए हुए, तो वो आप जो है ना वो 4 लाजमी शेयर करेंगे। ये इस तरह जो है ना वो ऑर्गेनिक वाले आ जाएंगे। ठीक है ना जी, ऐसे ही अगर ऑर्गेनिक में जैसे ये है C2H4 और C2H2, ठीक है, इसके जो है ना ये एक इथीन है
और दूसरा जो है ना वो इथाइन है। ठीक है जी, ये वाले जो है ना आपको, अब देखिए जैसे ये C2H4 है, तो आपने इसको ऐसे शो कर दिया C2H4। अब आप इसके 2 कार्बन शो कर दें तो बाकी ये जो हाइड्रोजन है ये शो कर दिए इस तरह। ठीक है जी। अब आप देखेंगे ये दरमियान में 2 लाइंस हैं, तो इसका मतलब है कि अब ये ना 2 पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे सिंगल सिंगल पेयर आपने शो कर दिया और यहाँ पे लिख भी देना है कि ये एटम कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन है। ठीक है जी। अब जैसे ये C2 और H2 बनेगा, 1 2 3 इसमें आएंगे। कार्बन जिधर भी आएगा ना उसके सराउंडिंग में 4 बार, क्योंकि इसके पास जो है ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, पहले में 2 है फिर 4 है, इसको 4 की नीड है, तो इसका मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर करेगा। ठीक है जी। ये इस तरह जो है ना इसके डॉट एंड करा, ये सिंपल है। ठीक है, सिंपल है, लेकिन आपके इसमें से नंबर नहीं घटने चाहिए। ठीक है बेटा जी। अच्छा, फिर जब ये आप डॉट एंड क्रॉस कर लेते हो, अब इसमें देखो कि पहले आपने एटम किए, फिर आयंस किए, फिर मॉलिक्यूल किए। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड किए, फिर आपने कोवलेंट वाले भी कर लिए। अब इसके बाद जो है ना इनकी आती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, ये इसका जो है ना वो दूसरा हिस्सा है। तो अब इसमें आप जो है ना कलेक्टिवली, यानी कि कलेक्टिवली का मतलब है कि आप मसलन कंपैरेटिवली लिख लें कि जैसे कि मसलन मेटल्स हैं और फिर आयनिक हैं और फिर जो है ना वो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सिंपल कोवलेंट वाले। फिर इसके बाद जो है ना वो मैक्रो मॉलिक्यूल, जैसे कि आप कह रहे हो, जैसे कि डायमंड का वो पूछ सकता है, ग्रेफाइट का पूछ सकता है। ठीक है जी। मेटल्स का हो गया, आयनिक का हो गया, सिंपल मॉलिक्यूल का हो गया, डायमंड का हो गया, ग्रेफाइट का हो गया, या फिर वो आपसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी पूछ सकता है। अब इसमें से जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको एक तो लिस्ट होनी चाहिए, और दूसरा इसमें ये है कि कौन सी वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपसे वो मोस्टली पूछेगा। तो वो दो दो हैं प्रॉपर्टी ना। एक है प्रॉपर्टी कि ये क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो हाई है कि लो है, और दूसरा इसकी जो है ना वो रीज़न पूछेगा। और दूसरी जो है ना वो होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। मैंने आपका जो मिड ईयर का जो एग्ज़ाम लिया था ना, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था ना वो इसकी प्रॉपर्टीज़ में से था। तो अक्सर बच्चों का ठीक भी था, लेकिन काफ़ी बच्चों का ना वो गलत भी हुआ, क्योंकि वो सारी के सारी उसमें मतलब मेटल भी आ गए थे, मैक्रो मॉलिक्यूल भी आ गए थे, सिंपल वाले भी और आयनिक के भी। अब इसमें देखेंगे सबसे पहले ये है कि भाई ना इनका मेल्टिंग पॉइंट इन सब का ना हाई होता है। मेटल का भी हाई है, आयनिक का भी हाई है, डायमंड का भी हाई है, ग्रेफाइट का भी हाई है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी ना वो हाई है। लो सिर्फ और सिर्फ किसका है, सिंपल मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि भाई इनकी जो मसलन रीज़न है कि मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो आप लिख सकते हैं कि भाई ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड C of delocalized इलेक्ट्रॉन। मिक्स ना कीजिएगा। आयनिक कंपाउंड का हाई क्यों है? ठीक है, आयनिक कंपाउंड का हाई इसलिए है कि ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो है ना वो सिर्फ जो है ना वो इसी के अंदर ही आएंगे। और डायमंड और ग्रेफाइट और सिलिकॉन डाइऑक्साइड में जो हायर है, आप लिख देंगे कि दे हैव जाइंट मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड एंड लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू ओवरकम।
अब इसमें से जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा ना, वो मैक्रोमॉलिक्यूल का है, डायमंड और ग्रेफाइट वगैरह का, ठीक है। आयनिक कंपाउंड का भी जो है ना हाई होता है, और आपको इसकी रीज़न लिखना भी आना चाहिए। अब इसमें जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका लो है, तो इसमें हम लिखते हैं कि दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है जी। यानी कि आपको वो अगर कोई कंपाउंड का डॉट एंड क्रॉस बनवाता है तो वो साथ आपसे जो है ना वो पूछ सकता है कि भाई इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों है और लो क्यों है। तो आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, यानी कि आयनिक है या सिंपल है, मतलब मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो फिर आपने ये वाली जो फोर्सेस हैं इनका आपने जो है ना वो ज़िक्र करना है। तो अगर जो है ना हाई है तो आप उसमें मसलन लिखेंगे जैसे कि दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आइन, लॉट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू ओवरकम, ठीक है ना जी। तो ये जो है ना ये आपके पास नोट्स भी हैं, ये मैंने पहले भी आपको लिखवाया हुआ है, ये भी मैंने ना शॉर्टकट करके लिखवाया है, तो आप इसको अकॉर्डिंगली प्लीज़ लिखिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना इसका आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में देखें कि मेटल जो है ना दे आर द गुड कंडक्टर। आयनिक कंपाउंड में क्या इशू है कि इसमें सॉलिड में देखना पड़ता है और लिक्विड में देखना पड़ता है। सॉलिड के अंदर जो है ना ये कंडक्टर नहीं है। फिर आपको इसकी रीज़न लिखना आना चाहिए कि भाई सॉलिड में क्यों नहीं है, कि देयर आयंस कैन नॉट मूव। लिक्विड में जो है ना ये कंडक्ट कर लेते हैं। अब लिक्विड जो है वो टू टाइप का आपके पास आ जाएगा आयनिक का। एक जो है ना वो अगर आप उसको मेल्ट कर लें यानी कि मोल्टन, और दूसरा जो है ना वो एक्वस फॉर्म में। सिंपल मॉलिक्यूल्स का आप जो है ना वो लिख देंगे कि ये दे आर नॉट द कंडक्टर। लेकिन अगर सिंपल मॉलिक्यूल में जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, जो कि एसिडिक हैं, जब वो एक्वस में जाते हैं तो वो फिर कंडक्ट करते हैं, ठीक है ना। जैसे फ़र्ज़ करें कि HCl एक्वस है तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, तो ये इसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। HCl एक कोवलेंट है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको वाटर में ऐड करेंगे ना तो वो फिर आयोनाइज हो जाएगा, यानी कि उसके आयंस बन जाएंगे। तो जब तक आयन नहीं बनेंगे तो वो यानी कि वो फिर उसमें से कंडक्ट नहीं करेगा। तो डायमंड जो है ना वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है, और इसकी रीज़न आप वही लिख सकते हैं कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, CF इलेक्ट्रॉन नहीं। ग्रेफाइट जो है ना वो कंडक्टर है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं है। आपको ग्रेफाइट की भी रीज़न आनी चाहिए कि ग्रेफाइट जो है ना इसमें कार्बन के बॉन्ड होते हैं, एक कार्बन के गिर्द 3 कार्बन होते हैं और चौथा इलेक्ट्रॉन इसका ना फ्री होता है। तो हर कार्बन का जो है ना यानी कि जो है उसके सराउंडिंग में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, चौथे वाला जो है ना वो फ्री होगा। तो ये ग्रेफाइट इस वजह से कंडक्टर है। मेटल्स में देखेंगे मेटल जो है ना वो सॉलिड में भी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड में भी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड सॉलिड में नहीं करते, लिक्विड में करते हैं, ठीक है। तो ये अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैंने आपको समराइज़ करके कोशिश की है कि भाई आपको बता सकूं। तो अब आप देखें कि ये आपका जो है ना वो सिलेबस है। तो ये मैंने ना कोशिश की है कि ये पूरा सेक्शन जो है ना वो आपको कवर करवाऊं। आपने क्या करना है कि ये सारे कंटेंट्स जो है ना 1 बाय 1 रीड करने हैं, ठीक है। अब जैसे ये लिखा है ना लाइक डिफाइंड, तो डिफाइन का मतलब है कि जो एज इट इज़ जो डेफिनेशन है ना वही आपने कॉपी करके याद करनी होती है, ठीक है जी। फिर इसके बाद आइसोटोप्स का आ जाएगा। अब जैसे कि इसने ये दिया हुआ है कि भाई रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करना बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने एक प्रैक्टिस की है, बाकी जब आप इसके टॉपिकल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें से आएंगे। अच्छा, फिर आप इसमें आ जाएँ आयन आयनिक बॉन्ड में, ठीक है। तो एक तो आपको लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई जैसे सोडियम क्लोराइड है, आप तो सिर्फ एक आयन बनाते हो ना, ठीक है। तो अब जब सो मैनी सोडियम और क्लोराइड के जब आयन्स आपस में इकट्ठे होंगे तो वो लैटिस स्ट्रक्चर की शक्ल में हो जाएंगे।
जहाँ पे ये पॉजिटिव है तो वहाँ पे नेगेटिव यानी क्लोराइड आ जाएगा। तो जिधर क्लोराइड नेगेटिव होगा तो इसका जो यानी कि डिफरेंट लैटिस स्ट्रक्चर है, ये आपको लैटिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए तो नहीं कह सकता, ठीक है, तो लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फिर इसके बाद देखें कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट और गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ना, ये इसकी जो है ना एक्वस में और मोल्टन में है और सॉलिड में तो नहीं है। तो इसकी रीज़न जो है ना वो आपको लिखना आना चाहिए। वन बाई वन पढ़ेंगे इसको। इसके बाद है सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है, ये कुछ स्ट्रक्चर जहाँ पे ड्रॉन है मैंने कोशिश की है कि ये सारे कर दूँ। कार्बन डाइऑक्साइड रह गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है ना वो इस तरह का बनता है। और फिर उसके बाद जो है ना ये इसकी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, पुअर इलेक्ट्रिकल, इनकी ये वाली दो प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। और ये यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर हैं, ये आपको आने चाहिए वाले सारे। इसके बाद जो है ना वो आपके पास आ जाता है यानी कि जॉइंट सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की करैक्टरिस्टिक्स और डायमंड की जो है ना वो सेम है, स्ट्रक्चर में जो है ना वो डिफरेंस है। तो ये फिर इसके अलावा इसमें ग्रेफाइट के यूजेस भी हैं, ठीक है, और डायमंड के भी यूज़ जो इन्होंने यूज़ जहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ग्रेफाइट के एज ए लुब्रिकेंट, ठीक है। तो इसके बाद जो है ना वो मेटल्स आ जाता है। अच्छा, अगर आपको मसलन कोई भी लाइक मेटालिक बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो वो पॉजिटिव आइंस, इसमें कम से कम 3 लाइन जो है ना वो आपने ड्रॉ करनी होती हैं। एक ये मेरा पेन है तो वो इसके ऊपर इतने इसने ना स्मूथली नहीं ड्रॉ किए। आप कोशिश कीजिएगा कि भाई इक्वल साइज़ के ही सर्कल हों, क्योंकि अगर इक्वल साइज़ के सर्कल ना हो ना तो वो फिर अलाय का स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी कि जब ये डिफरेंट रेडियस अगर आप बनाएंगे ना, रेडियस का मतलब है कि अगर एक सर्कल आपने ये वाला बनाया, दूसरा ये वाला बनाया, फिर तीसरा, तो वो फिर ना गलत कर दे, क्योंकि वो जो है वो फिर अलॉय का स्ट्रक्चर बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ मेटल। आप इस तरह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ना CFD लोकलाइज इलेक्ट्रॉन शो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये हैं इसके ना आपका जो पहला जो सेक्शन था वो आपको मैंने अभी ना वो करवाया है, ठीक है। अब आप देखें कि आप पहले एक दफ़ा जो है ना इन सारों को नोट्स को जो है ना वो उसमें देखेंगे, और इसके जो क्वेश्चन है P2 में से आएंगे या P4 में से आएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अभी P2 ये मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं, ठीक है। जिसके पास वो नहीं है तो वो जो है ना मुझसे दोबारा जो है ना वो ले लें। ये मतलब पूरी बुक है, तो ये जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इसके ना, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ना वो फिर आपका कंसेप्ट जो है वो बेहतर होगा। कुछ क्वेश्चन जो है ना मैं अभी कोशिश करता हूँ कि आपको करवा दूँ। जैसे ये आपका आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर 3.1 है इसमें, ठीक है। तो अब जैसे देखें ये क्वेश्चन है, अब जैसे वो कह रहे जी कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन आइन। अब वो इसमें क्या कह रहा है, अब इसमें वो आइन की बात कर रहा है। इसका मतलब है कि भाई ये एटम नहीं है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में जो दिए हुए होते हैं वो एटम होते हैं। अब इसने क्या किया, ये 288 है, व्हाट कुड दिस बी। अब पहले इसने लिखा हुआ है S2 माइनस, तो पीरियोडिक टेबल में जाएंगे वहाँ पे देखेंगे सल्फ़र कैसे होता है, सल्फ़र ऐसे होता है 2, 8 एंड 6। तो जब इसका आइन बनेगा तो वो S2 माइनस ही होगा ना। तो ये इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये 2, 8, 8 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये सल्फ़र के हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि आंसर A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। अब दूसरा इसने दिखाया कैल्शियम का। अब कैल्शियम का क्या है, 2+ जो है ना वो दिया हुआ। आप इसमें जाएं, कैल्शियम 20 होता है, पहले आप लिख लें 2, 8, 8 एंड 2 है। तो ये 2 अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, जब ये दे देगा तो इसका मतलब है कि 2+ ही आएगा। इसका मतलब है कि ये इसका आंसर है। अब ये यहाँ पे आपने इसका कीवर्ड अंडरलाइन किया, उसके बाद इसको जो है ना वो सॉल्व किया, तो आपका आंसर जो है ना वो आ जाएगा, तुक्का नहीं लगाना पड़ेगा।
अब इसमें जितने ज़्यादा यानी कि रेडियो एक्टिव वाला जो है ना वो अब नहीं है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा जो है ना वो आपका। अच्छा, यहाँ पे ना एक हाइड्रोजन का भी था क्वेश्चन नज़र आया मुझे, ये तो हाइड्रोजन का एक्चुअली ये है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये H+ भी बना सकता है, H- भी बना सकता है। तो कोई एक बच्चा माइक ऑन करे तो मुझे बताए कि भाई अगर हाइड्रोजन H+1 बना रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, बता देंगे? ठीक है, ये इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ना, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपका जो है ना वो हाथ क्लियर होता सारे जाएगा। ग्रुप में भेज देते हैं क्वेश्चन ये वाले। मैं ये तीनों आपको अभी आपके ग्रुप में भी भेज देता हूँ, ठीक है। आप इसकी लास्ट में मार्किंग स्कीम भी है, ठीक है। इसका जो बेहतरीन तरीकाकार होता है ना वो करने का, वो यही होता है, जैसे फ़र्ज़ करें कि आपने इसको शुरू किया है, देखें अगर आप एक भी चैप्टर पूरा करते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको अच्छा कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें से जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे ना तो आप वो फिर आपका ना पक्का होगा। तो अब आपने इसको करने कैसे हैं कि जैसे कि फ़र्ज़ करें कि भाई अगर आपने इसका स्टेटमेंट बी जो है